हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज का जो क्लास है वो हम लोग क्लास 10th जो बहुपद का जो चैप्टर है उस पर लेने वाले हैं। और आज के जो क्लास में मैं इस कंसेप्ट को इतनी ईजी में समझाने वाला हूं ताकि आप कभी भूल नहीं पाएंगे इस बात को। इसीलिए आप दिल थाम के रहें और पूरी कोशिश करें कि जो मैं समझा रहा हूं आपको वो समझ में आनी चाहिए। देखो दोस्त, सबके पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, लेकिन सही पढ़ाने का तरीका वही होता है जो आपके दिल तक पहुंच जाए, जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के क्लास में मैं आपको जो बहुपद का जो टर्म है वो 110% आपको मैं समझा दूं, आपके दिल तक, आपके दिमाग तक मैं पहुंचा दूं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूंगा। दोस्त, बहुपद एक ऐसा चैप्टर है जहां बच्चे अधिकतर फंसते हैं। आज मैं कुछ बातों को खोलूंगा तो वहां देखना आप वहां ट्रैप होंगे, वहां आप फंसेंगे। यानी कहने का मतलब आपको सही नॉलेज उस चीज की होगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गलत पढ़ाया होगा, लेकिन आपने जो बात पढ़ी होगी शायद इतनी ध्यान से नहीं पढ़ी होगी कि इसका काम आगे जाके पढ़ सकता है या फिर इसकी जरूरत मुझे आगे जाके पड़ सकती है। तो बेसिकली मैं आज जो बहुपद स्टार्ट करने वाला हूं, वैसे बेसिकली है तो क्लास 10th का पार्ट ये, लेकिन क्लास 10th के पार्ट के साथ ही इसका जन्म जो है वो 9th में ही हो जाता है। तो बहुपद जानने से पहले हम कुछ ऐसी टर्मों को जानेंगे, कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जो बहुपद पढ़ने के लिए हमें बहुत ही रेलिवेंट है। यानी बहुपद पढ़ने के लिए उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गेम हम खेलते हैं तो गेम खेलने से पहले उनके नियमों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक उसी प्रकार बहुपद जानने से पहले कुछ टर्मों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो टर्म बहुत ही रेलिवेंट्स हैं बहुपद जानने के लिए। कभी कभी क्या होता है, उनके टर्मों को हम नहीं जानते, यानी खेल के नियमों को नहीं जानते और खेल खेलने चले जाते हैं, जिसमें हमें असफलता हाथ लगती है। तो सफल बनने के लिए सबसे पहले उनके नियमों को जानना होगा। उसी प्रकार बहुपद के कुछ टर्म्स हैं, उनको हमें पहचानना होगा और जानना होगा। तो सबसे पहले मैं 3 टर्म के बारे में बात करूंगा जो आपके डिस्प्ले में दी गई है। पहला टर्म है चर, जिसे आप वेरिएबल के नाम से जानते हैं। दूसरा है अचर, जिसे आप कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और चौथा है बीजीय व्यंजन, जिसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से आप जानते हैं। यानी इसका इंग्लिश नेम हुआ ये। अब बहुपद, यानी आप कहोगे सर बहुपद स्टार्ट किया तो आप बहुपद से यहां क्या चले गए, बहुपद की पहले परिभाषा आपको बतानी चाहिए। तो बिल्कुल आप दिल थाम के रहें, बहुपद की परिभाषा आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तीनों को एक्सप्लेन कर लेना होगा, इन तीनों को जान लेना होगा कि ये तीनों बातें हैं क्या। मैं आज की क्लास को बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास के बाद आपको बहुपद कभी आप भूल ही नहीं पाओगे, इतनी बढ़िया समझ में आ जाएगी कि कहा ना आपके दिल और दिमाग पे ये असर कर जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चर के बारे में। चर के बारे में बात करते हैं। आपने बीजीय व्यंजन तो लगभग यानी बीजगणित में जन्म तो मतलब कदम तो आपने क्लास 5 के बाद ही ले लिया होगा। 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। यानी क्लास 5 के बाद 6 में ही हल्के फुल्के बीजगणित के टर्म्स आने लगते हैं, यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब हैं वो आने लगती हैं। तो चलिए मैं उन बातों को भूल जाता हूं, मैं पहले फोकस करता हूं यहां पे कि आप इन बातों को जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं चर के बारे में। चर क्या है, सबसे पहले बात करते हैं चर के बारे में। नाम है इंग्लिश में वेरिएबल, चर अचर। देखिए होता क्या है, बीजीय व्यंजन जो होते हैं इन दोनों को जोड़ के बनते हैं। यानी जब दोनों का संगम होता है, दोनों में संबंध स्थापित होता है, तो अब टर्म इस्तेमाल होता है बीजीय व्यंजन। तो अब ये चर क्या है, चर का मतलब क्या होता है, आपके डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा चर का मतलब, या मैं अब इसके बाद में दिखा दूंगा। अगर आपको उतारना तो वहां से आप उतारना, मैं समझाने की विशेष कोशिश कर रहा हूं। लिखने वाला काम आप नोट से भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको भी डिस्प्ले पे दे दूंगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं चर की बात। ये चर क्या होता है, नाम है वेरिएबल, जो बदलते रहे, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहे, जो बदलते रहे, अभी कुछ, अभी कभी कुछ, कभी कुछ, तो ऐसे कहते हैं वेरिएबल। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, पता नहीं लग रहा। जब आप बीजगणित पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे मान्स होते हैं जो हमेशा वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, हर क्वेश्चन में बदलते रहते हैं, अपना मान वो बदलते रहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए आप x का मान निकालते हैं, जैसे आप y का मान निकालते, तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बदलते रहता है, ये बदलते रहता है। कभी ये 4 हो जाता है, कभी ये -3 हो जाता है, कभी ये 2 हो जाता है, कभी ये 3 हो जाता है। आप देखेंगे ये बदलते रहता है, हर क्वेश्चन में बिल्कुल सेम नहीं रहता, और क्या होगा ये आपको भी नहीं पता होता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका मान कभी, जिनकी वैल्यू कभी नहीं ना घटती है ना बढ़ती है, बिल्कुल एज इट इज वैसे की वैसी रहती है। जैसे अगर मैं कह दूं 5, अगर मैं कह दूं 4, अगर मैं कह दूं 3, तो आप बोलोगे सर हाँ 5, 4, 3 किसी भी क्वेश्चन में रहेगा, किसी भी क्लास में रहेगा, चाहे अमेरिका में रहे चाहे जापान में रहे, 5 का मतलब 5 ही होगा, 4 का मतलब 4 ही होगा, 3 का मतलब 3 ही होगा। ये कोई बदलने वाला नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में देख लें आप, क्या 3 का मान कोई बदल सकता है? नहीं, 3 ही होगा। जब किसी साथ जुड़ेगा तो वो 3 जोड़ेगा, घटाएगा तो 3 घटाएगा, भाग लगाएगा तो 3 से भाग लगाएगा, गुना करेगा तो 3 से गुना होगा। इसका 3 का वैल्यू कभी घट ही नहीं सकता, ये कांस्टेंट है।
और एक्स वाई जो आप देखते हैं, जो एबीसीडी के जो अक्षर आपको दिए गए रहते हैं वो सारे कहलाते हैं चर। इट मीन्स कि वो वेरिएबल होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो यानी इट मीन्स जो भी आप देख रहे हो ये एबीसीडी के जो अक्षर आपको दिए रहते हैं बीजीय व्यंजन में, जो भी एबीसीडी के अक्षर दिए रहते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये पी, ये क्यू, ये सो ऑन, जो भी आपको दिए रहते हैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स होते हैं। ओके, यानी ये बदलते रहते हैं, इसे हम चर के नाम से जानते हैं। और अचर में जब आपने चर समझ लिया तो अचर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, जो कांस्टेंट रहे, यानी गिनती की संख्या जो कांस्टेंट रहती है, जो आज भी यही है, अगले सवाल में वही होगी, कल भी वही होगी, यानी हर सवाल में या कहीं भी किसी भी स्थिति में उसका मान उतना ही होगा। तो गिनती की जो अक्षर दिए रहते हैं, गिनती की जो अंक दिए रहते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए 5, 3, 1, 4 सो ऑन, इस प्रकार। अब कभी कभी आपके मन में एक बात आता होगा, तो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट में आपको मतलब समझ में आ गया हो कि जो वेरी करते रहे, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते रहे, यानी कि मैं सवाल दर सवाल वेरी करते रहे, इस सवाल में कुछ हो, उस सवाल में कुछ हो, यानी कि एक जगह ना हो। आप बीजीय व्यंजन पढ़ते तो एक्स वाई का मान क्या हर जगह एक होता है? बिल्कुल नहीं एक होता, हर जगह वेरी करते रहता है, इसीलिए हम इसे चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बदलते रहता है। और अचर, जो गिनती के जो अक्षर होते हैं उन्हें बेसिकली हम अचर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वेरी नहीं करते, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। अगर 3 इसकी वैल्यू होगी तो 3 ही इसकी वैल्यू होगी। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब छोटा सा जो क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो इस बात को लेके है कि कभी कभी क्या सारे एबीसीडी के अक्षर सर क्या चर कहलाते हैं? कभी कभी हमारे दिमाग में चलता है, जो ऑफलाइन के मेरे पास बच्चे आते हैं वो पूछते रहते हैं कि सर सभी एबीसीडी के अक्षर को चर मान लेते हैं, गिनती के अक्षर को अचर मान लेते हैं ना। ऐसी गलती कभी मत करना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है मैं बताता हूं। मैंने आपको यहां पे कहा है कि चर मतलब जो बदलते रहे, लेकिन अगर सवाल में लिख दे कि m सवाल में दे दे, p दे दे, n दे दे, कुछ भी दे दे, सो ऑन कुछ भी दे दे, है तो एबीसीडी के अक्षर, और लेकिन यहां पे लिख दे ये अचर हैं, ये क्या हैं? अचर हैं। इसका मतलब अब ये बदलने वाले नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे एबीसीडी के अक्षर क्या हो जाएंगे? ये अचर हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इस भ्रम में मत रहना कभी कि एबीसीडी के सारे अक्षर क्या होते हैं? चर होते हैं। इस भ्रम में कभी मत रहना। लेकिन जब एबीसीडी अक्षर कभी कभी सवाल में दे दिया जाता है, उसको आगे में लिख दिया जाता है कि ये अचर हैं, तो आप समझ लेना कि ये अचर हैं। तो ठीक है, तो बेसिकली आप बात समझ गए होंगे कि चर और अचर में क्या अंतर होता है। अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ये समझना जरूरी, अगर ये समझ में आ गया तो बहुपद की परिभाषा इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बीजगणितीय व्यंजन यानी बीजीय व्यंजन जिसे आप कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से हम जानते हैं। देखिए होता क्या है, चर, ध्यान देना, चर और अचर के बीच के संबंध को जानते हो ना? रिश्ता कैसे जुड़ता है? अगर मैथ में रिश्ता जोड़ना है तो मैथ में रिश्ते 4 तरह से जुड़ सकते हैं। मैथ में एक पद के या एक संख्या के, एक अंक के या किसी भी चीज के रिश्ते जब एक से साथ जोड़े जाते हैं तो उनमें 4 कंडीशन पैदा होती है। या तो एक का रिश्ता दूसरे के साथ जमा में होगा, प्लस में होगा, या तो एक पद का रिश्ता दूसरे पद के साथ, अगर मेरे पास ये 2 हाथ है और मैथ में इन दोनों में रिश्ता दिखाना चाहूं तो इसका रिश्ता या तो प्लस में होगा, इसका रिश्ता या तो माइनस में होगा, इसका रिश्ता या तो गुना में होगा, इसका रिश्ता या तो भाग में होगा। यानी 4 रिश्ते यानी 4 संबंध स्थापित कर सकते हैं आप। तो अब सिंपल सी बात है, जैसे मैंने संबंध की बात की, यानी मैथ में संबंध की बात में कर रहा हूं तो कितने तरह के संबंध स्थापित होंगे? 4 रिलेशन पैदा हो सकती हैं किसी भी मैथमेटिक्स टर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल एंड डिवाइड। ओके, तो यानी इसका मतलब जब मैं यहां पे कहूं, यहां पे मैं कह रहा हूं कि चर और अचर के बीच में जो संबंध दिखाए जाते हैं, संबंध जो होते हैं एक साथ जो मिलके ये लोग आते हैं सामने में, चर और अचर एक साथ मिलके जो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, तो वो जो प्रस्तुत यानी वे जो व्यंजन होते हैं जो आपके सामने आते हैं दोनों मिलके, उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजन के नाम से। फिर एक बार परिभाषा सुन लेना, मैं बीजीय व्यंजन की परिभाषा आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूं, आप यहां से आप नोट कर लेना, लेकिन मैं मतलब समझा रहा हूं, मतलब समझो। कहने का मतलब संबंध तो पता लगा, संबंध कैसे होते हैं? संबंध मतलब कि चर और अचर के संबंध। तो जब जैसे मैंने इन दोनों के संबंध के बारे में बात की, इसका मतलब एक चर एक अचर के साथ गुना होगा, पहली बात, या तो एक चर दूसरे अचर के साथ जोड़ घटाव करेगा, या एक अचर दूसरे चर, यानी कहने का मतलब बात मेरी समझ गए होंगे कि यानी चर और अचर एक साथ आएंगे, चाहे प्लस में आए, चाहे माइनस में आए, चाहे डिवाइड में आए, चाहे अकेले आए, जो भी आए, गुना में आए, आएंगे जरूर। और जब ऐसे निकल के आएंगे दोनों एक साथ आएंगे, दोनों मिलके आएंगे चर अचर, तो वो कहलाएगा बीजीय व्यंजन। फॉर एग्जांपल मैं कुछ बीजीय व्यंजन की परिभाषा आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा x, तो बताओ ये x, आप बोलोगे सर x ये कौन सा बीजीय व्यंजन है? x कोई बीजीय व्यंजन तो नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो आपने कहा कि दोनों मिलके आएंगे। अरे भाई इसके आगे नहीं कुछ है तो एक है ना,
है कि नहीं है। तो इसका मतलब 1 और x के, यानी कि देखो अचर भी आ गया और चर भी आ गया, और दोनों में क्या संबंध, किसका संबंध है, गुना का है। मैंने कहा संबंध, तो संबंध आपने देख लिया, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं x, ये भी एक बीजीय व्यंजन है। उसके बाद में कहूं x + 4, ये भी एक बीजीय व्यंजन है। 2x² + 6, 3x² + x + 6, जो भी इस तरह से आपको लिखनी है, सो ऑन, आप ऐसे लिखते चलें, आप ऐसे लिखते चले, जो भी आपको मन में आ रहा है कीजिए, लेकिन चर के साथ अचर का संबंध दिखाइए। यानी मतलब बात समझ में आ गई होगी आपको, या तो प्लस में दिखाइए, चर का चर के अचर के साथ प्लस, चर का चर के साथ माइनस, चर का चर के साथ गुना, चर का चर के साथ गुना भाग, या चर का चर से गुना, चर अचर का चर से गुना। यानी कहने का मतलब इनमें संबंध दिखाइए। जब इनमें संबंध स्थापित करने के बाद जो बीजीय व्यंजन निकल के सामने आते हैं, वो जो व्यंजन निकल के सामने आते हैं, वही टर्म तो बीजीय व्यंजन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे। मैं होप आशा करता हूं कि आपको ये टर्म तीनों आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब सबसे बड़ी जो बात आती है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, बच्चे वहां ट्रैप होते हैं कि बच्चे बहुपद नहीं पहचान पाते। याद रखना, सभी बीजीय व्यंजन बहुपद नहीं होते। बहुपद और बीजीय व्यंजन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो अब मैं इन तीनों परिभाषाओं के साथ में इन तीनों टर्म को खत्म करने के बाद अब मैं चलता हूं बहुपदी यानी पैनोनिमल पर चलता हूं, और वहां जाके मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब आखिर बहुपद का मतलब हम क्या सीखने वाले हैं। ओके, तो हम चलते हैं बहुपद की ओर। मैं आपको मैंने आपके कान में डाली, और आप कान में डाल के बात को रख लें, दिमाग में ये बात एडजस्ट कर लें कि सभी बीजीय व्यंजन बहुपद नहीं होते। इसीलिए बच्चे एग्जाम में फंसते हैं कि बीजीय व्यंजन और बहुपद में क्या अंतर है। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जब चर अचर के साथ आ गया, संबंध स्थापित हो गया, तो जो भी आ गया वो सारे के सारे बीजीय व्यंजन कहलाएंगे, लेकिन सारे के सारे बीजीय व्यंजन बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो हम देखेंगे, अब यही हमको देखना है अब नेक्स्ट में अभी कि सारे बीजीय व्यंजन कौन से बहुपद होंगे और कौन से बहुपद नहीं। एग्जाम में टर्म देता है, एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा बताओ कौन से बहुपद, आप 28 टिक मारते हो। मैं आपको 3 रूल्स लिखाऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो कि सारे बीजीय कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद हैं और कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। ओके, तो हमको अब यही समझना है कि कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद हैं और कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि बहुपद क्या होता है। आपने तीनों टर्म जान लिया होगा कि चर क्या है, अचर क्या है, और आपने बीजीय व्यंजन यानी कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपने देख लिया। ये 3 बेसिक चीजें हैं, इसके हिसाब से ही आपको अकॉर्डिंग आपको बहुपद समझ में आएगा। और बहुपद समझने के साथ हम ये भी समझेंगे कि कौन सा बहुपद, कौन सा जो बीजीय व्यंजन है वो बहुपद होगा या कि नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बहुपद की परिभाषा देखते हैं, उसके साथ साथ इस बात को कैच करेंगे, उस बात को पकड़ेंगे कि कौन सा बहुपद होगा, यानी बीजीय व्यंजन कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो सबसे पहले बहुपद की बात बताएं। बहुपद बेसिकली आपको बहुपद समझाने का क्या तरीका होगा, आपने बहुपद कहीं क्या पढ़ा होगा। देखिए, नाम से बहुपद का क्या अर्थ निकलता है, आप पहले यहां समझिए नाम से बहुपद का क्या अर्थ निकलता है। नाम से बहुपद का अर्थ निकलता है, बहु मतलब होता है एक से अधिक। आपने ये पढ़ा होगा, एक से अधिक। नाम से क्या मतलब निकलता है मैं दिखा रहा हूं मैं आपका। और पद का मतलब तो जानते ही हैं आप, पद यानी कि टर्म्स जो होते हैं उनको पद आप कहते हो। यानी कहने का मतलब नाम बता रहा है, नाम चीख चीख के बता रहा है कि बहुपद वो होगा जिसमें एक से अधिक पद होंगे। बहुवचन, एक वचन आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, वही बहुवचन यानी एक से अधिक। यानी वैसे बीजीय व्यंजन जिसमें एक से अधिक पद होंगे उसे हम बहुपद कहेंगे। लेकिन ये परिभाषा कहीं कहीं गलत साबित हो जाती है। गलत है नहीं, लेकिन साबित हो जाती है जब आप क्लास 10th में और 9th में आप जब पढ़ रहे हो, तो वहां आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत है। आप कोई टीचर आपको अगर ये बात पढ़ाएगा कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो, तो आप बोलोगे सर ये तो गलत है। कहां गलत होगा मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आप जब पढ़ोगे बहुपद के प्रकार, यानी नेक्स्ट वीडियो में जो हम बहुपद के प्रकार आपको बताएंगे, तो वहां बहुपद के प्रकार पद के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी, और तीसरा होता है 3 पदी बहुपद। ठीक है, तो वहां हम दिखाएंगे एक पदी बहुपद। आपने कहा सर एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद का परिभाषा जिसमें एक पद हो। और अभी आपने कहा कि बहुपद तो वही हो सकता है जिसमें एक से अधिक पद हो। तो वहां ये परिभाषा मैच नहीं करती, तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब आप जब हायर एजुकेशन में आप जाओगे तो वहां बहुपद को आपको इस ढंग से पढ़ना होगा। वहां एक पदी बहुपद जो है वो बहुपद के अंदर नहीं आता, उसको अलग श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन आपका जो सिलेबस है 10th का और 9th का, यहाँ पे इसको कंबाइन कर दिया गया। इसीलिए इस परिभाषा पे ना जाके हम बहुपद की दूसरी परिभाषा यानी एक और जो इसको पकड़ने का नियम है, हम उस पर चलते हैं और जानते हैं कि बहुपद का मतलब होता क्या है। देखिए, बेसिकली बहुपद का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल से एक बार बता रहा हूं बहुपद का मतलब क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है कि वैसे बीजीय व्यंजन जिसमें चर का घात धनात्मक हो।
वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो, धनात्मक हो, या फिर ऐसे कहें आप वैसे बीजीय व्यंजन जिसमें चर का घात एक पूर्णांक संख्या हो, क्योंकि पूर्णांक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो जैसे कहना है आपको कहिए, आपको जो अच्छा लगा आप कहिए। एक बात जान लीजिए कि वैसे बीजीय व्यंजन जिसमें चर का घात धनात्मक हो वो सारे बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाएंगे। बाकी इसके अलावा जो भी बीजीय व्यंजक होंगे वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो बहुपद की सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी बात परिभाषा है, वीडियो पोस्ट करके आप लिख सकते हैं कि वैसे बीजीय व्यंजन जिसमें चर का घात, अचर का घात नहीं, चर का घात जो है वो धनात्मक होना चाहिए, या आप होल नंबर कहें, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हम वास्तविक संख्या में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आप एक फंडामेंटल दिमाग में रख के चलिए, एक बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखिए कि वैसा बीजीय व्यंजन जिसमें चर का घात क्या हो, धनात्मक हो। आइए, ठीक है, उसे हम कहते हैं बहुपद। बहुपद को आप सूचित px से भी कर सकते हो, आप qx से भी कर सकते हो, और rx, यानी जो बहुपद के जो लिखने का तरीका होता है वो इस तरह का होता है। px qx rx के रूप से हम बहुपद को क्या करते हैं, दिखाते हैं। जब एक बहुपद होगा तो उसे px लिखेंगे, जब एक सवाल में एक से अधिक बहुपद आ जाए तो नाम बदलते px qx कर देते हैं, जब एक से दो से अधिक आ जाए तो px qx rx कर देते हैं। यानी ये जो है बहुपद को लिखने का तरीका है कि बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है बहुपद को। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको आएंगे, यानी ये जो px qx और rx देख रहे हैं ये बहुपद को लिखने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, तो बहुपद के बेसिक मीनिंग आप जान गए, लेकिन बात यहां पे फंसती है। बात कहां फंसती है? बात यहां फंसती है कि बहुपद, कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे और कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। मैंने यहां पे 3 कंडीशन लिख रखी है कि ये बहुपद नहीं हो सकते, यानी ये कंडीशन, तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी किसी भी बीजीय व्यंजक में, तो तीनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब वो जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद की परिभाषा आपको समझ में आ गई, वैसे बीजीय व्यंजक जिसका घात, जिसमें चर का घात क्या हो, धनात्मक हो। चलिए आइए, अब किस कंडीशन में जो बीजीय व्यंजक है बहुपद नहीं होंगे। कंडीशन नंबर पहला, वह बीजीय व्यंजक जिसका घात ऋणात्मक हो। इसमें कहने वाली कौन सी बात है, जब धनात्मक हुआ, जब चर का घात धनात्मक होगा तो वो बहुपद होगा, धनात्मक नहीं तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए 4x के पावर -4 है, या 3x स्क्वायर प्लस 4x के पावर -2 है, यानी आप दोनों के दोनों बहुपद देखें, इस दोनों के बहुपद में माइनस है, यानी घात जो है वो ऋणात्मक में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात में समझाने की बात ही नहीं है कि जब आपको किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर का घात अगर आपको माइनस में मिल जाए तो आप कहना वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, वह पद जो किसी चर के विभाजित हो, यानी कहने का मतलब है, इसका मतलब ये होता है, विभाजित का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई पद है x + 4, ठीक है, ये एक बहुपद है, 2 पद है इसमें, अगर कोई पद, या चाहे ये पद या चाहे ये पद, कोई पद, किसी भी पद में अगर कोई चर से भाग दे रहे हो, यानी किसी भी पद में अगर चर से भाग दे रहे हो, इट मीन्स, कहने का हमारा यह मतलब है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जो हर है, यानी हर जो है वो कभी भी चर संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी भी पद में चर से, चर जान गए ना, जो वेरिएबल कहते रहता है, चर से भाग नहीं पड़ना चाहिए। यानी अगर कोई भी पद को चर भाग दे रही है, यानी चर हर में है, तब भी ये बीजीय व्यंजन जो होगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो 2 कंडीशन होगी, पहला कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और दूसरा कोई भी बीजीय व्यंजन का जो पद है वो चर से भाग नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके नीचे चर नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में चर नहीं होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या है, वह बीजीय व्यंजन जिसका घात कोई भिन्न हो, यानी कि कहने का मतलब है अगर x + 4 लिखा मैंने, या 2x स्क्वायर -3/4 + x लिख दिया मैंने, +2 लिख दिया, यानी ये देखिए ये बहुपद है आपके सामने, 3/4, यानी ये जो बहुपद देख रहे हो आप 1/2, जो मैंने एग्जांपल आप दिए हैं, देखिए ये दोनों के दोनों बहुपद है, लेकिन इनमें जो घात है चर का एक जगह भिन्न है और इसमें भिन्न, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा और ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि जब घात भिन्न में होते हैं तो वो रूट में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप, यानी कहने का मतलब ये जो भिन्न देख रहे हो आप, तो जब भी बहुपद, किसी भी, कहने का मतलब है किसी भी बीजीय व्यंजक में जब चर का घात भिन्न में हो तब भी वो बहुपद नहीं होगा, माइनस हो तब भी वो बहुपद नहीं होगा, और दूसरी कंडीशन, जब कोई किसी भी पद को अगर चर से भाग दिया जा रहा हो, यानी चर नीचे में हो, हर में हो, तब भी वो बहुपद नहीं होगा। देखिए ये कंडीशन ये और ये कंडीशन दोनों एक ही है, लेकिन दोनों को अलग अलग इसलिए करना पड़ रहा है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। कंडीशन ये क्यों है
कि मान लीजिए मैंने लिखा x के पावर -4, तो आपने कहा कि सर ये कंडीशन तो ये वाली हो गई कि किसी भी चर पे, किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर का घात माइनस में होगा, ऋणात्मक में होगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। ये कंडीशन बिल्कुल यही है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी संख्या के पावर में माइनस होता है तो उसको प्लस करने के पलट दे हो जाता है, इसका x पावर के क्या हो जाएगा 4। तो ये अब ये वाली कंडीशन बन गई, नहीं कंडीशन बन गई ये वाली। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन एक ही है, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप ऐसे जान लें कि जब ऋणात्मक होगा तब भी वो बहुपद नहीं कहलाएगा, और जब बट्टा में होगा x, देखो यहाँ पे एक जो है वो भाग दे रहा है, किस एक को कौन भाग दे रहा है? x भाग दे रहा है। x क्या है? एक चर है, यानी x हर में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। और ये तो पता ही लग गया है, यानी किसी के भिन्न में अगर किसी भी चर का अगर घात अगर भिन्न में हो तब भी वो बहुपद नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है कि बहुपद है या नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और पहचानने के लिए कहता है कि बताइए ये बहुपद है या ये बहुपद नहीं है। तो इन 3 कंडीशनों को आप याद रखें, इसके माध्यम से आप पहचान लेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए चर का घात। कंडीशन नंबर 2, चर का जो घात है वो भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे में नहीं होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3 है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में चर से भाग नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी पद में चर से भाग नहीं पड़ना चाहिए, यानी इट मींस कि चर हर में नहीं आना चाहिए, चर नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आपकी पूरी होती है तो इसका मतलब वो बीजीय व्यंजक बहुपद बिल्कुल नहीं हो सकता, बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता, उसे हम कहने का मतलब है बहुपद की श्रेणी से हम अलग रखेंगे। तो अब उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बहुपद किसे कहते हैं और कौन से जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद नहीं हो सकते। अब एक छोटा सा टर्म मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, आपको पता होगा कि पहला टर्म है बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक, या फिर पहले आप अगर बहुपद के घात, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और दूसरा होता है बहुपद का गुणांक। मैं इस बात पे भी चर्चा कर लेता हूं, ठीक। अब ये बहुपद का घात और बहुपद का गुणांक क्या होता है? देखिए छोटा सा टर्म है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको और वीडियो को खत्म करेंगे। अगले क्लास में हम लोग जाएंगे तो वहां देखेंगे बहुपद के प्रकार के, बहुपद के शून्य क्यों। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में खींचा है। आज मैंने केवल बहुपद को समझाने पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है, यानी कि पूरा का पूरा लेक्चर मैंने आज बहुपद पे दिया है ताकि बच्चों को बहुपद का कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब बहुपद के घात का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप ध्यान देना। बहुपद के घात का मतलब होता है, बहुपद के घात का मतलब होता है कि किसी भी बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होगा, किसी भी बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर मैं कोई बहुपद लिख दूं 3x² + 4x + 2, ये भी एक बहुपद है। मैं लिख दूं 3x³ + 2x² + 6x + 4, ये भी एक बहुपद है। अगर मैं ऐसा घात को, तो मैंने क्या कहा, किसी भी बहुपद में उसके चर का जो सबसे अधिकतम घात होता है वही बहुपद कहलाता है। तो चर का घात कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे नहीं कुछ क्या होगा 1, तो 2 1 में कौन बड़ा है 2, यानी इसका मतलब इसका घात जो है वो हो जाएगा 2। इसमें आइए, इस बहुपद में आइए, घात देखिए यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है और 1 भी यहाँ पे होगा जो साइलेंट होगा। तो आप यहाँ पे घात कितना कह सकते हैं? आप घात बराबर लिख सकते हैं आप 3। यानी सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई, किसी भी बहुपद में जो चर का जो सबसे अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। अब बहुपद के गुणांक के बारे में बात करें। गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब गुना, कोफिशिएंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में आप। गुणांक का मतलब गुना। बहुपद का गुणांक का मतलब क्या होता है? इट मींस, कहने का मेरा ये मतलब है कि x² + 4x मैंने लिखा हुआ है या फिर मैंने 4 लिखा हुआ है, यहां मैं कहूं बहुपद का गुणांक। बहुपद मतलब चर का गुणांक। चर के गुना में क्या है, यानी चर के गुना में कौन सी अचर संख्या है वही उसका गुणांक कहलाएगा। गुणांक मतलब गुना में कोफिशिएंट, यानी इट मींस, कहने का मेरा ये मतलब है कि इस चर के आगे देखिए क्या है। तो अगर मैं कहूं इसमें x का गुणांक क्या है तो इसके आगे में कुछ नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा 1, इसका मतलब इसका गुणांक हो जाएगा कितना 1। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखूं 2x² + 4x + 3, तो मैं कहूं इसमें x² का गुणांक कितना, तो x² के गुना में कितना है 2, तो आप कहेंगे 2। या फिर मैं कहूं x का गुणांक कितना है तो आप कहोगे कितना 4। यानी ये जब भी आएंगे अपने सिंबल के साथ, गुणांक हमेशा अपने सिंबल के साथ आते हैं, इस बात को ध्यान रखना,
ठीक है, ये दोनों प्लस में था इसलिए मैंने यहां से प्लस प्लस लिखा है। अगर ये माइनस में होते तो माइनस के साथ होता। अगर मान यहां पे लिखा होता -4x तो हम x का गुणांक लिखते हैं -4। तो ये दोनों बातें सिंपल है, सिंपल सी बात है। घात मतलब तो आप समझ में आ गया, गुणांक का मतलब किसी बहुपद में उसके चर के जो गुणा में होता है, चर के जो गुणा में होता है वही उस बहुपद का गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे दो चर थे, एक्स स्क्वायर और एक क्या था x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, देख रहे गुणा में 2 है, इसका मतलब इसका गुणांक कितना हो जाएगा 2 + 2, और इसमें x का गुणांक कितना हो जाएगा +4। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात तो थी नहीं। यानी आपको ये छोटे स्तर में बहुपद के घात और बहुपद के गुणांक, इस पे ज्यादा आपको समय देने की जरूरत है नहीं। देने की समय जहां पर जरूरत थी वहां हमने समय दिया और बात को समझा कि बहुपद क्या है और बहुपद को कैसे पहचाने, कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करता है एग्जामिनर, आपको 4 टर्म देता है, 4 टर्म में से आपको एक पकड़ना होता है कौन बहुपद है। तो वो 3 नियम को याद रखना। पहला नियम कोई बीजीय व्यंजक का घात अगर ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं हो सकता। दूसरा नियम, किसी बीजीय व्यंजक का घात अगर भिन्न हो तब भी, किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात अगर भिन्न हो तब भी वो बहुपद नहीं हो सकता। और याद रखना, किसी बीजीय व्यंजक में अगर किसी भी पद को चर से विभाजित किया जा रहा है, चर से भाग दिया जा रहा है, चर हर में है, तब भी वो बहुपद नहीं हो सकता। बहुपद कौन हो सकता है? बहुपद केवल वो हो सकता है जिस बीजीय व्यंजक में चर का घात धनात्मक हो, वही केवल बहुपद हो सकता है। तो इन 3 बातों को याद रखना, बहुपद की परिभाषा रखना, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए हम आगे भी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बहुपद आज स्टार्ट हुआ है, इससे पहले हमने रियल नंबर के सारे क्लासेस या सारे कंसेप्ट को कवर कर लिया है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो दिल को छू ली हो, समझ में आ गई हो बात, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी अगले वीडियो जो होने वाला है उसमें हम मिलेंगे और आगे की बात को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।